सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और गुजरावाला से अब खबर यह है कि मौलाना फजल रहमान का काफिला गुजरावाला के अंदर दाखिल हो चुका है। गुजरावाला के इलाके चंदा किला वो पहुंच गए हैं और कुछ ही देर में अब जिना स्टेडियम भी वो पहुंच जाएंगे, जहां इस वक्त उनका बड़ी बेचैनी के साथ इंतजार हो रहा है। लेकिन इंतजामिया ने जब इस जलसे की इजाज़त PDM को दी थी तो ये बड़े वाज़े अंदाज में था कि 12 बजे से पहले पहले ये जलसा ख़त्म करना होगा। जलसा गाह में मौलाना फजल रहमान दाखिल हो चुके हैं। कुछ ही देर में स्टेज पर भी वो नजर आएंगे मरियम नवाज़ और बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ। सबसे पहले इस तमाम क़यादत में मरियम नवाज़ पिंडाल पहुंची थी, जिसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी वहां पर पहुंचे। मरियम नवाज़ ने उनका इस्तकबाल किया और अब मौलाना फजल रहमान जो PDM के सरबराह हैं उनका इस्तकबाल बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज़ दोनों ही लीडर्स मिलकर करेंगे, चूँकि वो पहले से वहाँ पर मौजूद थे। और अब मौलाना फजल रहमान के पहुँचने के बाद जो खिताबात थे मरियम नवाज़ के, बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना साहब ख़ुद, जिनका वहाँ पर तमाम कारकुनान जो कि इस वक्त मुख्तलिफ़ सियासी जमातों से अपोजिशन की ताल्लुक़ रखते हैं, वो इंतज़ार भी कर रहे थे और मौलाना साहब का अब वहाँ पर इस्तकबाल भी किया गया है, चूँकि ख़ासी ताख़ीर से वो वहाँ पर पहुँचे हैं। और अब कुछ ही देर में हम देखेंगे कि वहाँ पर PDM की जो आला क़यादत है उसके खिताबात का सिलसिला भी शुरू होगा। शाहिद खाकान अब्बासी, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, जहांज़ीब जमालदीनी, ये तमाम लोग वहाँ पर राजा परवेज़ अशरफ खिताब कर चुके हैं। और अब जो सीनियर लीडरशिप है, जो पार्टी क़यादत है, उनके खिताबात कुछ ही देर में शुरू वहाँ पर होने हैं। तो अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को भी आगे बढ़ाते हैं। असद खलल साहब, ये 12 बजे का टाइम इंतजामिया की जानिब से था, जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके मुताबिक तो 12 बजे से पहले पहले ये जलसा ख़त्म होना है। अब अगर इस इजाज़त की खिलाफ वर्जी होती है फिर एक क्लैश की सिचुएशन पैदा हो सकती है। इंतजामिया उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करना चाहेगी, अपोजिशन कहेगी कि ये हमारे खिलाफ कार्रवाई हो रही है, गैर जमहूरी अमल हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। क्या सूरत हाल बनेगी फिर अगर ये खिलाफ वर्जी होती है? अरबाब, ये मामूल की चीज़ें होती हैं, लिख के बहुत कुछ चीज़ें दी जाती हैं। SOP के हवाले से बहुत सारी चीज़ें भी इंश्योर कराई गई थी, यकीन दानी अपोजिशन की जानब से कि SOPs को फॉलो किया जाएगा। आपने देखा कि ना सोशल डिस्टेंस है ना। अच्छा खलल साहब, एक तस्हीह करते चले यहाँ, आप गुफ्तगू जारी रखिएगा। मौलाना फजल रहमान अभी जलसागाह पहुंचे नहीं है, कुछ ही देर में वो पहुंचने वाले हैं, वो बहुत करीब हैं। गुजरावाला वो पहुंच गए हैं, गुजरावाला का इलाका है चंदा किला, वो वहां तक पहुंच चुके हैं, कुछ ही देर में वो जलसागाह पहुंच जाएंगे। अब आप अपनी बात जारी रखिएगा खलल साहब। अच्छा, अब मामला ये है कि जब 12 बजे का डेडलाइन है अपोजिशन जो हुकूमत और इंतज़ामिया की जानब से दी गई है, ये मामूल की चीज़ें हैं और ये 1 बजे हो 2 बजे ख़त्म हो तो क्या कुछ भी नहीं कर सकती इंतज़ामिया की जो लिखी पड़ी चीज़ें होती हैं, कभी भी सियासी इस तरह के जलसों जुलूस में या रैलियों में वो चीज़ें इंश्योर नहीं हो सकती इन लेटर एंड स्पिरिट। तो लिहाजा स्पेस तो देनी पड़ेगी, क्योंकि सारी क़यादत है, लोग हैं यहाँ पर, ना तो लाठी चार्ज किया जा सकता है, ना शेलिंग की जा सकती है, ना ज़बरदस्ती इस मॉब को, यानी एक लोगों का हजूम है उसको डिस्पर्स किया जा सकता है। तो ये तो इंतज़ार करना पड़ेगा इंतज़ामिया को कि जब तक ये सारे वाइंड अप नहीं होती स्पीचेस। अब मेरा ख्याल है कि आलमोस्ट 1.5 घंटे के अंदर ये सारा क्लोज़ हो जाएगा। जो ही मौलाना फजल रहमान साहब पहुँचेंगे तो उसके साथ ही बिलावल साहब और मरियम साहबा की स्पीचेस होंगी और उसके बाद जो है मौलाना साहब की स्पीच होगी। तो ये तकरीबन 1 बजे से पहले आलमोस्ट ये वाइंड अप हो जाएगा सारा मामला। तो इंतज़ामिया अब इस चीज़ों के बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे पेशेंस दिखाना पड़ता है इंतज़ामिया, क्योंकि इंतज़ामिया नहीं चाहेगी, हुकूमत नहीं चाहेगी कि ऐसी सूरत हाल पे कोई बदमज़गी पैदा हो। और क्योंकि ये एक बड़ी एक अहम बात है, एक खुशाइंद बात है कि पीसफुली सारी चीज़ें अभी तक हुई हैं, कोई इस तरह का कोई रास्ते में खलल साहब, ट्रांसमिशन की इब्तिदा में जिस डील का आप जिक्र कर रहे थे, अगर आसिफ अली जरदारी साहब को इस तरह से बाहर जाने की इजाज़त दे दी जाती है तो फिर आज तकरीर करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी का बयानिया क्या होगा? वो उसी तरह एग्रेसिव होगा जैसे मरियम नवाज़ और मियाँ नवाज शरीफ का बयानिया है, इदारों के खिलाफ बातचीत, हुकूमत के गिराने की बात, या फिर बिलावल के रवैये में कोई लचक, उनकी तकरीर में इस चीज़ को मद्देनज़र रखा जाएगा उस डील के तासुर को? देखिए, जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, कुछ चीज़ें जो हैं उन्होंने अपना एक पॉलिसी भी है पार्टी की और शुरू दिन से उन्होंने कहा है। अब मुझे नहीं समझ आ रही कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने असम्बली के अंदर खड़े होके, बाहर भी खड़े होके, और जरदारी साहब ने कि हम हुकूमत को गिराने की किसी मूव का हिस्सा नहीं बनेंगे। अब एक तरफ उनका ये स्टांस है, दूसरी जानब ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और मौलाना फजल रहमान साहब की पहले भी रहबर कमेटी के अंदर आपने देखा चपकलिश हुई। अभी भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और जरदारी साहब जो है फजल रहमान साहब की जो सदारत के ऊपर
फिर उसके बाद ANP की मौलाना फजल रहमान साहब की जो PDM की सदारतशिप है, इसके ऊपर उनका आपस में मामला हुआ। तो अभी तक बयानियाँ, जारी बात है जरदारी साहब अगर बीमार जिस तरह डॉक्टर उनको सजेस्ट करेंगे, तो हुकूमत ने अगर नवाज शरीफ साहब को स्पेस दी है तो ला माला डिस्क्रिमिनेशन हुकूमत के बस में नहीं होगी। तो हुकूमत के पास एक लॉजिक होगी कि जनाब चूंकि नवाज शरीफ साहब को हमने ये रिलीफ दिया था तो इसलिए हम जरदारी साहब को भी दे रहे हैं। सही। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो बयानिया बहुत सारी चीज़ों पे, जिस तरह के मरियम साहबा का बयानिया है जो अग्रेसिव या इदारों के खिलाफ है, आज आप देख लेंगे कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इदारों के खिलाफ इस तरह की बात नहीं करेंगे जो नवाज शरीफ साहब या जो मरियम साहबा करती हैं। अच्छा, सही। फजल रहमान साहब का मैंने बताया है कि उनका भी बयानिया आपको आज नहीं तो कल आने वाले दिनों के अंदर उसको आप देखेंगे कि टोन उसका होगा, क्योंकि उसके हवाले से मैं बता रहा हूं कि बहुत सारी सही। चले आप कह रहे हैं कि बिलावल का बयान इतना सख्त नहीं होगा, ठीक है। चले खलील साहब मैं आपकी तरफ वापस आता हूं जरा। फिजा अभी कुछ देर पहले कुछ जराए ऐसा बता रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब की मरियम नवाज से बातचीत भी हुई है और उस जो मरियम नवाज को तकरीर करनी है उससे मुताल्लिक कुछ गुफ्तगू, कुछ मुशावरत हुई है और उनको हिदायत ये जारी की गई है कि हुकूमत के खिलाफ बात करें, नैब के खिलाफ बात करें और जो दीगर इदारे हैं उनके खिलाफ कोई बात ना की जाए। तो ऐसा लग रहा है कि अब वो जो बयानिए में जो जारहानापन था वो शायद थोड़ा कम होता हुआ आज से शुरू हो जाएगा। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है अगर ऐसी बात हुई है, और ये खबर बिल्कुल सही है कि उस बयानिए को चेंज करने की कोशिश की जाएगी। ये इट्सेल्फ बहुत बड़ी हार है उनकी, जो कि बहुत अच्छी बात है कि अपनी गलती, कहते हैं ना देर आए दुरुस्त आए। अरबाब इदारों को तनकीद का निशाना बनाना, पाक फौज को तनकीद का निशाना बनाना, इस तरह की बातें करना कि आप दुश्मन के मुंह में अल्फाज डाल रहे हैं। आपको याद होगा कि नवाज शरीफ साहब के इस तरह के बयानिए पे सबसे ज्यादा खुशी किसको होती है? हमारा रिवायती हरीफ भारत, इंडिया। इंडियन मीडिया चिल्ला चिल्ला कर किस तरह कवरेज देते हैं इस बात को। यानी अगर आप दुश्मन के दिल को खुश करते हैं, दुश्मन के मुंह में अल्फाज डालते हैं, दुश्मन के एजेंडे को, सॉरी टू से मैं खुले अल्फाज में कहूंगी कि आप दुश्मन के एजेंडे को सेल करते हैं, तो डेफिनेटली फिर आप मुल्क के साथ लॉयल तो ना हुए। मैं वो लफ्ज यूज नहीं करूंगी जो कि बहुत से लोग करते हैं। मुझे बड़ा एतराज है कि आप किसी के लिए भी गद्दार का लफ्ज इस्तेमाल कर ले। गद्दार एक बहुत बड़ी टर्म है, बहुत बड़ा लफ्ज है। आप किसी के लिए इस लफ्ज का इंतखाब नहीं कर सकते। बोलने से पहले आपको 100 बार सोचना चाहिए। लेकिन हाँ, ये जरूर आप कह सकते हैं कि अगर आप ऐसी बात करें या कोई ऐसा काम करें या आपका कोई ऐसा इकदाम हो जिसकी वजह से दुश्मन खुशी महसूस करे, दुश्मन उसमें सुकून महसूस करे, राहत महसूस करे, तो ये चीज बिल्कुल सही नहीं है। एक पैट्रियोटिक कभी हरकत नहीं कर सकता। इदारों पर तनकीद बनती भी नहीं है। हाँ, अगर हुकूमत के खिलाफ ये निकले हैं और बाकी अगर उनको लगता है कि हुकूमत, लेकिन एक और बात जरा ये गौर कीजिएगा इस बात पे अरबाब, जितने भी पैनलिस्ट सुन रहे हैं, अगर ये कहते हैं कि वाकई अवाम के लिए निकले हैं, इनका नैरेटिव पहले कुछ और था, फिर कुछ और हुआ, फिर कुछ और हुआ। जब इनको पता चला कि माहौल तो ऐसा है कि अवाम तो पागल नहीं बनने वाले, अवाम तो नहीं निकलने वाले कि किसी ने अपने अब्बू को बचाना है, किसी ने अपने कायद को बचाना है, किसी ने अपने लीडर को बचाना है, किसी ने करप्शन को बचाना है, किसी ने किस चीज़ को छुपाना है, किसी ने एहतसाब से बचना है, किसी ने मामलात को हल करना है, किसी ने डील करनी, किसी ने एनओरो लेना है। किसी अवाम को इंटरेस्ट नहीं है। जब इन्हें पता चला कि अवाम की दुखती रग इस टाइम पे क्या, महंगाई, अवाम महंगाई से बहुत ज़्यादा परेशान है। अवाम को अगर हुकूमत पे किसी बात पे गुस्सा है तो महंगाई है, तो चले जी अवाम के कंधों पे अगर हमने पैर रखना है, बंदूक रखनी है, तो हमें फिर महंगाई का रोला डालना है, शोर मचाना है, महंगाई 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 करके निकल आना है। अब इनकी स्पीचेस जो है वो जरा गौर से सुनिएगा। ये जो इजहार ख्याल करेंगे ये बता देगा अवाम को, अवाम भी जरा गौर से सुन ले मेरे जुमले, कि जब ये स्पीच करेंगे, खिताब करेंगे, सुन लीजिएगा बिलावल को, मरियम को, सबको, वो स्पीच बता देगी कि ये अवाम के लिए बाहर निकले हैं या फिर किसी और मकसद के लिए बाहर निकले हैं। उसमें अवाम का कितना दर्द होगा, कितना परसेंट होगा, कितनी परसेंट बात की जाएगी अवाम के इश्यूज पर, आपको दूध का दूध पानी का पानी खुद हो जाएगा। ठीक है, खुद अपने आप को एक्सपोज कर देंगे कुछ मिनट्स के बाद। ठीक है, तो जमील अब ये जो आज तकरीर अब से कुछ देर बाद जब मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान करेंगे, आज ये इस तहरीक का पहला जलसा है। आज उस बयानी की बुनियाद डलेगी, ज़ाहिर है, जो आगे लेकर इनको अगले 3 माह तक चलना है। क्या इस वक्त तवक्को कर रहे हैं, कौन सबसे जारहाना तकरीर करेगा, किसका अंदाज सबसे जारहाना होगा, किसका जो बयानिया है वो सबसे ज़्यादा हुकूमत को हिट करेगा? देखें, बयानिया जितना जारहाना हो या ना हो, द डैमेज हैज़ बिन डन। मियां नवाज शरीफ साहब ने जो डैमेज देना था PMLN को, अपनी पार्टी को, वो उन्होंने लंदन में बैठकर दे दिया है। अब उनकी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स जितना चाहें उस डैमेज को ख़त्म नहीं कर सकते। रही बात आज इनका फोकस क्या रहेगा, फोकस इन तीनों जमातों का बशमूल बाकी जो 8 जमातें हैं उनका फोकस कभी अवाम की फलाह और बहबूद नहीं रहा। अगर रहा होता तो पिछले 35 साल से लोग गवर्नमेंट में थे और फोकस वही रहना चाहिए था, लेकिन नहीं रहा। और फोकस गवर्नमेंट का भी वो नहीं है जो अवाम की फलाह और बहबूद के लिए होना चाहिए।
और जिसके लिए वो इलेक्ट हुए हैं, जिसके लिए यूथ मोबिलाइज हुई है, फोकस उनका भी वो नहीं है। उनका फोकस अपोजिशन को तोड़ना है, पीडीएम के मूवमेंट को रोकना है और किसी भी मोमेंटम को डेवलप होने से इस तमाम तर तहरीक को बचाना है। जबकि अपोजिशन का फोकस क्या है? उनका फोकस ये है कि हम मोमेंटम डेवलप कर लें, एक प्रेशर डेवलप कर लें, एक थ्रेशोल्ड डेवलप कर लें और उस थ्रेशोल्ड से किसी किस्म का कोई रिलीफ अगर मिल सकता है तो मिले, या ये हुकूमत जाने के हवाले से कोई पहला कदम भी बन सकता है तो बने। लेकिन हैविंग सेड दिस ऑल, दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं अरबाब जो हमें निगलेक्ट नहीं करनी चाहिए। फिजा भी बैठी हैं, नज़ीर लगारी साहब भी बैठे हैं। शौकत यूसुफ ज़ई साहब ने कुछ देर पहले एक बड़ी जबरदस्त बात कही, थोड़ी देर के लिए मैं हंसा था उस बात पे। उन्होंने कहा कि हमारी तो एक जमात ने इतना बड़ा जलसा कर दिया था, इनकी 11 जमातें इतना बड़ा जलसा नहीं कर पाए। लेकिन अलमिया की बात यह है कि आपकी एक जमात के साथ बाकी जमातें मिलनी चाहिए थी। आज पीडीएम में 11 जमातें हैं, कल 20 जमातें भी हो सकती हैं। यह बहुत बड़ी वेकअप कॉल होनी चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। दूसरी बड़ी बात वो कर गए, वो कह रहे थे कि खान साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। खान साहब की नीयत पर शक नहीं किया जा सकता। खान साहब का कोई पॉलिटिकल खानदानी बैकग्राउंड नहीं था। खान साहब का स्टेक पाकिस्तान के अंदर है, खान साहब करना भी चाह रहे हैं। लेकिन आप अपने मोहल्ले के दो बच्चों की एग्जाम्पल ले लीजिए, एक पढ़ता है किसी प्राइवेट स्कूल में, दूसरा पढ़ता है गवर्नमेंट और सरकारी स्कूल में। प्राइवेट स्कूल वाला बच्चा पूरा साल मेहनत करता है, रिजल्ट में 33 नंबर लेता है। गवर्नमेंट स्कूल वाला बच्चा सिर्फ 1 महीना मेहनत करता है, रट्टा मारता है और टॉप कर जाता है। तो आप रिजल्ट को कंसीडर करेंगे या 1 साल की मेहनत को कंसीडर करेंगे? तो खान साहब की मेहनत के समरात अवाम तक नहीं पहुंच पा रहे। सबसे बड़ा जो अलमिया है वो ये है, खान साहब की नीयत ठीक है, उनके साथ इर्द गिर्द जो टीम, मुआशी टीम है, उसके ऊपर लोगों के तहफुजात हैं, उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनके ऊपर लोगों को तहफुजात हैं। अगर गवर्नमेंट को थोड़ा सा भी 10% भी रिलीफ मिल जाता है तो मसला हल जाएगा। सही, तो लगारी साहब तो मसला हल हो जाता है। जी ठीक है, सही जमील पॉइंट आ गया आपका। तो लगारी साहब, जितने अच्छे जलसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती थी, जितने लोग जमा होते थे, अगर ये आज उतनी अच्छी हुकूमत भी करते, इनकी गवर्नेंस भी उतनी अच्छी होती, ये माफियाज पर काबू पा लेते, बयानात की हद तक नहीं अमली तौर पर, तो शायद आज ये अपोजिशन इस तरह से ना लिख रही होती, ये 11 जमातों का इत्तेहाद उतना कारगर साबित ना होता, शायद अवाम भी इतनी मुश्किल और तकलीफ में इस वक्त ना होते। लोगों ने ख्वाब बहुत देखे थे, लोगों ने बहुत सोचा था कि भाई इन जमातों को हम आजमा चुके हैं और इन जमातों ने कुछ डिलीवर नहीं किया, हम इनको देते हैं, यार इनको एक मौका तो मिलना ही चाहिए। लोग ये कह रहे थे और एक मौका मिल गया। मिलने के बाद क्या हुआ? कोई एक दिन ऐसा गुजरा हो, अब जिस चीज़ पर ये ज़्यादा बात कर रहे हैं और ज़्यादा समझ रहे हैं कि जनाब हम पाकिस्तान का नक्शा बदलने जा रहे हैं, वो रियल इस्टेट बिज़नेस है। एक वक्त आएगा जब असद खरल साहब, मैं चाहता था कि इस सवाल का जवाब भी असद खरल साहब ने, और मैं गुजारिश भी करूँगा कि मैं इस पूरे सवाल का जो अरबाब ने किया है इसका जवाब ज़रूर असद खरल साहब ने। लेकिन एक वक्त ये आएगा कि हम सोचेंगे कि जनाब ये जो रियल इस्टेट का बिज़नेस था ये कोई फ्रॉड था, ये पाकिस्तान के लोगों को उनकी जमा पूंजी को लूटने का कोई कोऑपरेटिव स्कैंडल था, या वो दादा भाई ने कराची में आकर जो लूट मार मचाई थी और समद दादा भाई ने और लोगों को उनकी सारी बचतें खा गया था, कोई इस तरह का स्कैंडल होगा। मुझे ये बैल जो है वो मुंडे चढ़ती हुई नहीं लगती है, इसमें मुझे लोगों की जेब तराशी के खदशात ज़्यादा लगते हैं और वो इसको अपनी कारकर्दगी बता रहे हैं। और इसके पस मंज़र में जो चीज़ें हैं हम उनसे भी किसी हद तक थोड़ा बहुत आगाह हैं। मेरे ख्याल में ये कारकर्दगी भी इनके क्रेडिट में नहीं जाएगी। सबसे बड़ा सवाल बाद में जब इनके दौर के बाद उठेगा वो इन्हीं चीज़ों के बारे में उठेगा। लेकिन ओवरऑल इस हुकूमत के बारे में हमने भी ख्वाब देखे थे, असद खरल साहब ने, और हमने यहाँ बहुत प्रोग्राम किए थे। हम चाह रहे थे कि ये आएँ तो पाकिस्तान को एक नया दें, एक नएपन के साथ आएँ। और जिस तरह से हमारे दोस्त इस्माइल जो गवर्नर हैं हमारे सिंध के, इमरान इस्माइल साहब, जो गाते थे कि तब्दीली आई रे, तो भाई अब तो तब्दीली आई है और अब तो सब रोकने को लगे हुए हैं कि किसी तरह से ये तब्दीली रुक जाए। तो लगाई साहब, ये शौकत यूसुफ साहब साथ थे तो वो उन्होंने एक जुमला और कहा था कि अगर इमरान खान की हुकूमत भी गिरा देंगे तो फिर ऑल्टरनेट क्या है आपके पास? क्या वापस नवाज शरीफ और आसिफ अली? नहीं, कोई नागुज़ीर नहीं होता है, कोई भी नागुज़ीर नहीं होता है। बल्कि ये होता है जब वो चला जाता है तो लोग कहते हैं यार इसके होते हुए कैसे हुकूमत चल रही थी। जब नवाज शरीफ गए, जब जरदारी साहब गए, या उससे पहले मुख्तलिफ हुकूमतें गई हैं, तो लोग ये सोचते थे यार इनके होते हुए कैसे पाकिस्तान चल रहा था, किस तरह से पाकिस्तान। ये
ख्वाब ख्याल की बातें हैं कि जनाब वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान अल्लाह सलामत रखे, पाकिस्तान के लोग मौजूद हैं, पाकिस्तान के 22 करोड़ लोग इसकी असल असास हैं, पाकिस्तान के वो इदारे जो किसी करप्शन में और किसी गलत मामलात में इन्वॉल्व नहीं, वो असास हैं। इस तरह के बहुत सी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान का असास है। नया यूथ है वो पाकिस्तान का इतना बड़ा यूथ, पोटेंशियल यूथ पाकिस्तान में तैयार हो रहा है जो अपनी बात मनवाएगा और लॉजिक से और मंतक से मंगवाएगा। लेकिन जो सवाल आपने किया था, मेरी दिली ख्वाहिश है कि हमारे इंतहाई मोहतरम दोस्त असद खरल साहब इस पर बात ज़रूर करें। जी खरल साहब। देखिए, मामला ये है कि जिस तरह लगारी साहब भी बात कर रहे हैं, मैं अब सवाल थोड़ा सा मैं समझ नहीं पाया, लेकिन थोड़ा सा मैं ये बात करके फिर मज़ीद उनका कोई सवाल हुआ तो बीच में मैं अपने तौर पे जवाब देने की कोशिश करता हूँ। एक तो बात यह है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो बहुत ईमानदार होंगे, लोगों में उनकी मकबूलियत भी थी, लोगों की उम्मीदें भी थी, वो इक़्तिदार में आ गए। अब मामला ये है कि ईमानदार होना, पारसा होना, पारसाई की दावेदारी, अवाम का इससे कोई कंसर्न नहीं है। क्या वो बंदा कम्पिटेंट है? क्या वो बंदा एलिजिबल है? क्या वो कैपेबल है? अगर इमरान खान साहब की हुकूमत डिलीवर करने में नाकाम होती है तो उनकी ये जो पारसाई की खूबी है वो मैटर नहीं करती। इमरान खान साहब ने डिलीवर क्या किया है, अवाम को रिलीफ क्या दिया है, अवाम के बुनियादी मसाइल किस तरह हल किए हैं, वो चीज़ मैटर करती है। अभी तक 2.25 साल में, कोविड तो अब आया 5-6 माह हो गए, उससे पहले भी 2.25 साल में इमरान खान साहब जो है वो गवर्नेंस बुरी तरह उनकी नाकाम हुई है। अवाम को वो रिलीफ देने के जो वादे वो करके आए थे, जो उन्होंने अवाम से वादे किए थे, 3 सूबों में उनकी हुकूमत है, वफाक में उनकी हुकूमत है, उन्होंने 100 दिन की कारकर्दगी गई, फिर उन्होंने कहा कि 6 माह का टाइम दे दें। 2.25 साल भी वो इंडिकेटर किसी हवाले से भी उस पर फुलफिल करने में कामयाब नहीं हुए। दूसरी जानब अभी महंगाई का जो जिस तरीके से ये सारा है, फिर जो माफियाज के ऊपर इमरान खान साहब ये एजेंडा लेके आए थे कि हम कार्डलाइजेशन तोड़ेंगे। इमरान खान के दौर में कार्डलाइजेशन मजबूत हुई है। चीनी माफिया जो है वो 52 रुपए से 115 रुपए किलो कर गया, तो वो तो कार्डलाइजेशन को और इन्होंने मजबूत किया है। सीमेंट माफिया आप देख लें कितना महंगा हो गया सीमेंट। उसके बाद आटे के हवाले से आप देख लें, वो माफिया जो है जो पहले इतना मजबूत नहीं था वो मजबूत हो गया। पेट्रोलियम के हवाले से देख लें, IPPs के हवाले से देख लें, और इमरान खान साहब के अतराब में जो लोग बैठे हुए हैं, वो को नदीम बाबर बैठा है, वो अब्दुल रज़ाक वो बैठे हुए हैं। खैल साहब जरा यहाँ पर आपको रोकना पड़ेगा। मौलाना फजल रहमान साहब इस वक्त अब जलसा गाह पहुंच चुके हैं गुजरावाला के जिना स्टेडियम में। मौलाना फजल रहमान को इस वक्त आप लोग देख सकते हैं स्टेज पर, इस वक्त उनका इस्तकबाल किया जा रहा है। स्टेज पर वो पहुंच गए हैं और कई घंटों से मौलाना फजल रहमान का यहाँ पर इंतज़ार किया जा रहा था। बिलावल भुट्टो ज़रदारी, मरियम नवाज़, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों की तमाम लीडरशिप यहाँ पर मौजूद थी। सिर्फ मौलाना फजल रहमान का इंतज़ार था, तो अब वो इंतज़ार भी यहाँ पर ख़त्म हुआ है और अब रात के इस पहर 11:30 बजे मौलाना फजल रहमान बिलाखिर जलसा गाह पहुँच चुके हैं जिना स्टेडियम, जहाँ पर इस वक्त हज़ारों की तादाद में लोग स्टेडियम में मौजूद हैं और इन्हीं 11 जमातों के कारकुनान हैं जो कि यहाँ जमा हुए हैं और सभी इंतज़ार कर रहे थे और बिलाखिर मौलाना फजल रहमान अब यहाँ पहुँच चुके हैं। तो जी असद खैल साहब, ये जो आप गुफ्तगू आप कर रहे थे, चले माफियाज के खिलाफ वज़ीर आज़म बेबस हैं, लेकिन जो उनकी अपनी टीम है उनके खिलाफ भी तो वो कभी कोई कार्रवाई नहीं करते। दवाओं का स्कैंडल आया, आमिर कियानी साहब को हटाया गया, कुछ अर्से बाद दूसरा ओहदा दे दिया गया। चीनी का स्कैंडल आया, उसमें आटे का स्कैंडल आया, जो नाम सामने आया उनकी मिनिस्ट्रीज को बदल दिया गया। जो डॉक्टर जफर मिर्जा साहब लाए, वो भी अद्वियात के स्कैंडल के अंदर इन्वॉल्व हो गए। उनको भी खुसरो मुख्तियार का नाम है, उनकी वजारत तब्दील कर दी गई, उनको इससे खाली इस्तीफा डॉक्टर जफर मिर्जा से ले लिया गया। मामला ये है कि अभी जो लगारी साहब गालबन बात कर रहे थे रियल स्टेट के वाले से, तो रियल स्टेट के वाले से क्या डेवलपमेंट हुई है? जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि जनाब हमने रियल स्टेट के अंदर बड़ी जनाब वो कर दी है, कोई हमें तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। हाँ, यहाँ पे हम ये देख रहे हैं लेक सिटी के वाले से अरबों रुपए का उनको फ़ायदा दे दिया गया, यानी LDA ने ऐसी एक लेजिस्लेशन कर दी कि उनको कितने लंबा चौड़ा जो रकबा है उसको कमर्शियल कर दिया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम का जो ऐलान किया है उसको जो अगर मरियम साहिबा करती हैं, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ,
देखिए शहबाज शरीफ साहब, मरियम साहब अगर काम करते हैं, अपनी ज़मीन का स्टेटस तब्दील करते हैं तो उनके ऊपर नैब का केस बन जाता है, लेकिन उसके बिल्कुल उसी काम को LDA कर रहा है लेजिस्लेशन करके कि जनाब लेक सिटी और मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज़ जो हैं उनको इजाज़त दे दी गई कि वो कब्रिस्तान बेशक जिस मर्जी ब्लॉक में बना लें, स्कूल जहाँ मर्जी जाके बना लें। यानी पहले ये होता था कि हर ब्लॉक के अंदर एलोकेशन होती थी कि यहाँ पे इतना रकबा स्कूल के लिए होगा, ये इतनी सड़कों के लिए होगा, ये मस्जिद के लिए होगा, ये पार्क के लिए होगा। अब उन्होंने कहा कि नहीं, ओवरऑल कॉलोनी जो है वो बेशक आखिर में 20 साल बाद वो चीज़ बना ले। एक तो ये रिलीफ दे दिया गया। इस तरीके से अभी रिसेंटली वो जो अभी वो आइलैंड की बात की गई थी, वहाँ पे RFB भी गए हैं। लगारी साहब जानते हो, न्यू नॉर्थ नाजमाबाद जो है वहाँ पे एक वलीका सीमेंट की फैक्ट्री होती थी। 2006 में ये लोग गए जाके वहाँ पे शौकत अजीज़ के पास और मुशर्रफ के कि जनाब हम इंडस्ट्री लगाएंगे, यहाँ पे बाहर से हम एक्सपोर्ट करेंगे, रोज़गार मिलेगा। हुआ क्या, वहाँ पे 4000 एकड़ जो माइनिंग की ज़मीन थी न्यू नॉर्थ नाजमाबाद, वहाँ पे RFB एंड कंपनी ने जनाब वहाँ पे उन्होंने एक स्कीम काट दी। स्कीम काट के 1200 एकड़ से जायद वो रकबा जो लीज पे था वो सीमेंट फैक्ट्री भी बंद कर दी। वो माइनिंग वाला एरिया वहाँ पे वो ज़मीन प्लाटों में काट के 300 अरब की बेच दी। अभी वही गैंग दोबारा गया वज़ीर-ए-आज़म के पास कि जनाब हम करेंगे। ये अरबों रुपए की लूट मार हो रही है, रिलीफ ले रहे हैं। मुझे ये बताएं कि रियल एस्टेट कहाँ है, कहाँ आपको नजर आ रहा है? ये वही बुलगारी साहब वाली बात है, ये लोग फ्रॉड करेंगे, बाद में नए स्कैंडल बनेंगे, लोगों को लूटेंगे। इनका 169 एकड़ का इन्होंने अभी रिसेंटली वो एंटी करप्शन ने पर्चे की सिफारिश की RFB बैंड कंपनी के ऊपर। इस तरह अरबों रुपए की, और जो 3500 प्लाट वो KMC वाले डायरेक्टर और एडिशनल डायरेक्टर जो लैंड है वो कबर रिटायरमेंट लेके बाहर कनाडा भागने लगे। 3500 जो मेयर शोर में चाहते थे वसीम अख्तर कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, 3500 प्लाट बेचे हैं। 3500 सरकारी नीलाम किया कोविड में, उस हालात में जब आपस में सोशल ये तमाम जो आप ये तफसीलात बता रहे हैं, क्या इसमें ये रियल एस्टेट माफिया के जरिए सब कुछ होता रहा या हुकूमत इसमें खुद भी मुलव्विस है इन तमाम कार्रवाइयों में? देखिए हुकूमत ने मुझे बताया ना कहाँ पे डिलीवरी हो, कहाँ पे कोई ऐसी इंडस्ट्री बढ़ रही है, कोई बढ़ोतरी हो रही है, कोई लाहौर के अंदर कोई रियल एस्टेट में दिखा दें, कोई कराची में दिखा दें, किसी जगह पे दिखा दें कि कोई ऐसी चीज़ डेवलपमेंट हमें कोई सड़कें बन रही हों, कोई पुल बन रहे हों, कोई हाउसिंग कॉलोनियाँ बन रही, 50 लाख घर में 5 घर ही बन गए हों, को आपने ईंट ही रख दी हो, सवाए एक बयान ज़बानी जमा खर्च के आनियाँ जानियाँ वो कहते हैं मेरी देखते जाए। ऐसे तो नहीं आप कर सकते डिलीवर। अपोजिशन को मौका मिला है, जाहिर बात है आवाम की जो पल्स पे उन्होंने हाथ रखा है। और आज ये हुकूमत देख ले कि आज अगर ये लोग जमा हुए हैं तो ये हुकूमत के खिलाफ एक ऐलान बगावत है आवाम का। जो आवाम पिस रही है, महंगाई की चक्की में पिस रही है, बेरोजगारी में पिस रही है। तो मामला ये है कि इस पे अगर हुकूमत डिलीवरी नहीं करती तो खाली ईमानदारी को क्या करेगी आवाम? आवाम को रिलीफ चाहिए, उनके बुनियादी मसाइल चाहिए। जो इस वक्त मुल्क में बुराई है वो नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी की वजह से अब 2.25 साल इस हुकूमत को आधा टेन्योर हुकूमत अपना गुजार चुकी है। अब तो डिलीवरी नजर आनी चाहिए थी। ये कब तक इस बयानिए पर ये हुकूमत अपना टाइम गुजारती रहेगी? आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। आपने स्टार्ट में पूछा बात कि जो पावर शो दिखा रहे हैं ये लोग, अगर ये महंगाई ना होती, मामलात यहाँ तक ना होते तो ये बाहर ना निकलते, 11 जमातें इस तरह ना निकलती। बिल्कुल आपने सही कहा। अब बात ये है कि हमें देखना है कि आगे क्या होगा। अब आगे ये कि इमरान खान साहब को नजर रखनी होगी अपने इर्द गिर्द के लोगों पर। इमरान खान साहब अगर कहते हैं माफिया की वजह से महंगाई हो रही है तो माफिया को हैंडल इन्होंने करना है, नोटिस लेने हैं। वो नोटिस जो है वो ये नहीं कि नोटिस ले लिया और कोई असर ही नहीं हुआ। इमरान खान साहब को स्ट्रैटेजी बनानी, हिकमत अमली बनानी है, गौर करना है कि इस मामले को, सिचुएशन को आखिर हैंडल कैसे करना है, मसला कहाँ से आ रहा है, उसको फिक्स कैसे करना है। कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये ऑपोजिशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। कहाँ पे ब्यूरोक्रेसी को साथ लेकर चलना है, कहाँ पे ऑपोजिशन को इनफैक्ट साथ लेकर चलना है, ये इमरान खान साहब को डिसाइड करना है। हिकमत अमली, स्ट्रैटेजी। अच्छा, मैं अभी एक बड़ी एक अहम बात आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, नाम नहीं लूंगी मैं। मेरी एक बहुत सीनियर सिटीजन भी हैं वो और सीनियर सियासतदान भी हैं, फेडरल मिनिस्टर हैं इस टाइम पे वो, उनसे बात हुई, ऑफ द रिकॉर्ड बता रही हूँ। उन्होंने मुझे बताया कि इमरान खान साहब के जो करीबी लोग हैं उनमें कुछ लोग ऐसे हैं, उन्होंने 1-2 लोगों के नाम भी मुझे बताए। ना मैं उन साहब का नाम लूंगी जिन्होंने मुझे बात बताई, वो अभी फेडरल मिनिस्टर हैं, और ना मैं उन 2 शख्सियात का नाम लूंगी जिनका नाम उन्होंने मुझे बताया। बहरहाल आप बात सुन लें। उनका ये कहना था उन साहब का जिनकी मुझसे बात हुई कि इमरान खान साहब के करीबी 2 लोग ऐसे हैं जो कि फेडरल मिनिस्टर्स हैं, वो इमरान खान साहब को अपनी बातों में बहुत आसानी से ले लेते हैं।
यानी इमरान खान साहब उन पर अंधा एतमाद करते हैं और वो इमरान खान साहब को जिस साइड पे लगाना चाहते हैं लगा देते हैं। अच्छा, मुझे बड़ा हैरानी हुई, आप लोगों को भी हुई कि प्राइम मिनिस्टर है मुल्क के, ऐसा कैसे हो सकता है? तो मैंने उन साहब से पूछा कि कैसे। उन्होंने कहा मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये आप टीवी पे ना बताइएगा। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं बताती, मेरा नाम ना लीजिएगा, बता बेशक दें। मैंने कहा भी अगर इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, एक विजन है उनका, 22 साल उन्होंने स्ट्रगल की, कैसे कोई उनको अपनी बातों में ले सकता है? फिर उन साहब ने कहा कि मेरे साथ भी उन लोगों ने करने की कोशिश की और मैंने उनको आड़े हाथों लिया कि भी मेरे साथ ऐसे नहीं चलेगा, मैंने आपके प्रोग्राम का नाम लिया, ऐसे नहीं चलेगा। तो मुझे याद आ गई आप। अच्छा खैर, अब बात ये कि इमरान खान साहब अगर किसी पे एतमाद कर रहे हैं तो ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें। मेरा खान साहब को मशवरा है कि लोग आप पर एतमाद करते हैं, आप लोगों पर एतमाद करें, लेकिन ब्लाइंड ट्रस्ट प्लीज ना करें। आपकी काबीना के लोग ये बातें कर रहे हैं, मुझसे की है, हो सकता है किसी और से भी की हो। और एतमाद की बात यहाँ पर है कि इतना ब्लाइंड ट्रस्ट कि आज तक वो वसीम अकरम प्लस को वसीम अकरम प्लस ही समझे जा रहे हैं। वो बंदा जिसका निजी टीवी चैनल का क्लिप अभी आपने देखा होगा कि लीक हुआ था कि वो हैंड्स फ्री लगा के पूछ रहे हैं वसीम अकरम प्लस साहब कि दोनों कानों में लगाई तो दोनों कानों में आवाज आएगी। अब आप सोचें कि इतना ब्लाइंड ट्रस्ट तो नहीं होना चाहिए ना। अभी भी वो समझते हैं कि वो कॉम्पिटेंट है, वो कारनामा को अंजाम देंगे, चौके छक्के मारेंगे। एतमाद करें, ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें। इमरान खान साहब अपने इर्द गिर्द के लोगों से मार खा रहे हैं। ऑपोजिशन उनके लिए खतरा नहीं है, इर्द गिर्द के लोग उनके लिए खतरा हैं। उनको देखना होगा कि कौन है जो उनके साथ लॉयल है, कौन है जो नहीं है। कहीं ना कहीं लचक भी दिखानी पड़ती है, कहीं ना कहीं आपको थोड़ा हल्का हाथ भी रखना पड़ता है, आपको ऑपोजिशन के साथ भी चलना है, आप अकेले नहीं चल सकते। और एहतसाब मेरा ये ख्याल है कि एहतसाब अगर अब आपने करना है तो करें, लेकिन फिर कुछ रिकवर भी करें ना। खैर साहब आप भी अग्री करेंगे, जमील भी हैं, लगारी साहब आप भी अग्री करेंगे। अगर रिकवरी नहीं होनी तो फिर बंद कर दें एहतसाब का सिलसिला। अवाम को कोई सरोकार नहीं है एहतसाब से। चलें अब जमील, फोकस करें मेन इशूज पर। प्राइम मिनिस्टर जब भी टीम सेलेक्ट करते हैं, ये हर बार क्यों गलती हो जाती है? असद उमर साहब को पहले वजारत खजाना दी, बाद में हफीज़ शेख साहब को लाना पड़ा, शब्बर जैदी को FBR ठीक करने लाए, उन्होंने बीमारी सेहत का जवाज़ बनाकर वो छोड़कर चले गए। वजारत सेहत बार बार तब्दील होती रहती है, ये मिनिस्ट्रीज़ एक दूसरे के लिए आगे पीछे। फवाद चौधरी साहब को पहले इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री दी, अब वो साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर हैं। तो इसका मतलब कि जिन लोगों को ये टास्क दिए जाते हैं वो डिलीवर नहीं कर पा रहे, लेकिन वही चंद चेहरे इर्द गिर्द इधर उधर एक दूसरे की सीटों पर बैठे जा रहे हैं, बार बार वज़ीर आज़म उन पर ट्रस्ट किए जा रहे हैं। क्या लोग नहीं है, टीम नहीं है उनके पास डिलीवर करने के लिए? मामला डिलीवरेंस से ज़्यादा इनकॉम्पिटेंस का है, मामला इनकॉम्पिटेंस से भी ज़्यादा स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन का है। अब वो क्या अपनी टीम को बंदा रिटेन करे जो बंदा अपने DJ भट्ट को रिटेन नहीं कर पाया? मतलब आप आज के जलसे का सबसे बड़ा अलमिया ये होगा कि 11 बड़ी जमातों में से 3 बड़ी जमातें, और इन 3 बड़ी जमातों के कायद बशमूल मौलाना फजल रहमान साहब DJ भट्ट के लगाए हुए भंगड़े के ऊपर तमाम तर मामला देख रहे होंगे। तो खान साहब के साथ ही होते थे ना, DJ भट्ट एजेंट ऑफ चेंज कहलाते थे। तो मामला टीम सिलेक्शन से ज़्यादा टीम सेलेक्ट करने के बाद उनके ऊपर ट्रस्ट करने का और स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन से निकलने का है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म आ जाती है इनकॉम्पिटेंस की। जब अब ज़्यादा कैपेसिटी कम कैपेसिटी के इंजन के ऊपर ज़्यादा लोड डाल दिया जाए तो फिर वो आवाज़ तो करेगा, शोर तो निकालेगा, और वो शोर दूर दूर तक सुनाई देगा। तो हमें ये सुनने को मिल रहा है कि जी बड़ी मेहनत कर रहे हैं, हम भी कह रहे हैं कि आप मेहनत कर रहे हैं, किसने कहा मेहनत नहीं कर रहे हैं? तो अगर आपकी मेहनत कोई रिजल्ट नहीं लेके आ रही, अगर आपकी मेहनत गुड गवर्नेंस की सूरत में पब्लिक को रिलीफ नहीं दे रही, अगर आपकी मेहनत के नतीजे में माफियाज फिर भी आपको तंग कर रहे हैं, ठीक है, तो ये मेहनत किसी काम नहीं आ रही, माफियाज को तो नहीं काबू कर पा रहे। जमील आपकी तरफ मैं वापस आता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा कंवल शोजब साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। कंवल साहिबा, आप लोग 2.25 साल हो गए, वजीर आजम कई बार कई चीज़ों के नोटिस ले चुके, महंगाई पर अक्सर नोटिस लेते हैं, काम करना भी चाहते हैं, उनकी दयानतदारी पर, ईमानदारी पर भी किसी को शक नहीं है, लेकिन फिर माफियाज के खिलाफ कार्रवाई कर रहे, मसाइल पर काबू क्यों नहीं कर पा रहे हो? थैंक यू वेरी मच बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस नैरेटिव से वैसे एग्री नहीं करती कि काम नहीं कर पा रहे, काम भी कर रहे हैं और उसके रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। ये टेम्परेरी अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं और इसकी रीजंस भी होती हैं, इसके रूट कॉजेज भी होते हैं। और एक बड़ी रीज़न मैं ये भी बता दूं, मैं मतलब इल्ज़ाम तराशी की सियासत पे बिलीव नहीं करती हूँ, लेकिन एक सिर्फ याद दहानी के लिए आप सारे मीडिया के हजरात हैं, जमील साहब मेरे भाई हैं, ये भी बैठे हुए हैं, ज़रा मुझे बताएंगे कि पंजाब में पोल्ट्री और अंडों का कारोबार करने वाली कौन सी जमात है और कौन सी खानदान है जिसके हाथ में शेड फार्मिंग के नाम पे जिन्होंने पाकिस्तान की तमाम पोल्ट्री को अपने कंट्रोल में ले लिया। संडे हो या मंडे रोज खाओ तो अंडे के इश्तिहारात लगाते रहे। कमल साहब, इंतजाम किसके हाथ में है? डीसीज किसके अंडर में? प्राइस कंट्रोल कमेटियां किसके अंडर में? वो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और अब आपने बिल्कुल सही जगह पे हाईलाइट किया है
वुज़रा पे लोग गर्म बहुत होते हैं, उनको गाली गलौज भी करते हैं, उनको सुनाते भी हैं, क्योंकि वो पॉलिटिकल फिगर्स हैं, तो वो बेचारे अपना मतलब आगे से कुछ कह नहीं सकते। लेकिन अब जिस मशीनरी की आपने बात की, असल में जितनी पावर्स उनको मिली भी और पाकिस्तान के पावर स्ट्रक्चर में एक डीसी साहब जो हैं वो 6 MNA से ज़्यादा पावर्स रखते हैं और मेरे ख्याल में इंतजामी अमूर उनके हाथ में होते हैं। और हुकूमत चाहे इमरान खान की हो या किसी और की आ रही हो या जा रही हो, ये इस वक्त अब जो रिफॉर्म्स की तरफ हम जा रहे हैं और जो एक रिफॉर्म गवर्नमेंट होती है वो जब भी कोई काम करने की कोशिश करती है तो एग्जिस्टिंग सिस्टम से रेजिस्टेंस आती है, जो हमें भी फेस करनी पड़ी है। और जो ये इस वक्त आप महंगाई का एक तूफान बरपा हुआ देखा है, इसके 3 एलिमेंट्स हैं। एक तो ये रिफॉर्म का एजेंडा जो विद इन द ब्यूरोक्रेसी किया जा रहा है, सेकेंडली जो ये करप्शन के चैंपियंस को पाया तकमील तक, इनके अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि जब ये मालूम हो रहा है कि ये गवर्नमेंट सर्वाइव कर गई है तमाम क्राइसिस को, चाहे वो आपके करंट अकाउंट डेफिसिट का क्राइसिस हो, चाहे मुल्क में रिजर्व्स का प्रॉब्लम हो, और चाहे कोरोना आया हो या चाहे टिड्डी दल का हमला हुआ हो, तो पूरी दुनिया में इस वक्त इन्फ्लेशन है, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी इकोनॉमी भी खोली कोरोना पे। कमल साहब, आपके इस रिफॉर्म प्रोसेस में मुतासिर तो आवाम हो रही है, इस वक्त इफेक्टिव आवाम है, ये इस महंगाई का बोझ तो आवाम बर्दाश्त कर रही है। समझती है, आवाम बिल्कुल समझती है, उनको पता है कि जब आप एक सिस्टम को रिफॉर्म करते हैं, एक कमरे में आप रीअरेंजमेंट करने जाएं और उस कमरे के फर्नीचर को आप कुछ देर के लिए हिला दें तो उसको ठीक करने में भी आपको 3 दिन 4 दिन लग जाते हैं। ये तो पूरे पाकिस्तान जिसके इंस्टीट्यूशन तबाह हुए हुए थे, इसीलिए अवाम ने हमें एजेंडा भी दिया, अवाम ने मैंडेट भी दिया। लेकिन देखिए, एक आप क्योंकि एंकर भी हैं, आप मीडिया हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों को एजुकेट करना, सही बात बताना। हम इस वक्त इसको ये महंगाई के लिए कमल साहब, मैंडेट अवाम ने दिया था इसलिए कि 100 दिन में करप्शन खत्म होनी थी, मैंडेट इसलिए दिया था कि 50 लाख घर चाहिए थे, मैंडेट इसलिए था कि 1 करोड़ नौकरियां चाहिए थी, मैंडेट तो इस वजह से मिला दिया था। बिल्कुल 100 दिन के लिए अवाम ने ये मैंडेट नहीं दिया था और 5 साल बाद हम जिम्मेदार हैं। ये लोग जिस वक्त अपनी परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो कहते हैं हम जाते हुए ये करके गए थे। मैं आपको डेट्स के साथ बता देती हूँ कि कौन सी तारीख को आप ही की जो अखबारें हैं, मुख्तलिफ चैनल्स और मुख्तलिफ अखबारों ने क्या खबरें इस मुल्क में लगाई। बात सारी ये है कि 2 सालों बाद इनको आज ख्याल आ गया ये महंगाई के लिए बाहर नहीं निकले हैं। ये इसको क्लब मत कीजिए, महंगाई इनका इशू नहीं है जो अपोजिशन इस वक्त या पाकिस्तान डिकेड मूवमेंट जो खड़ी हुई है। करप्शन और करप्शन को बचाना, जिसके लिए इन्होंने 34 अमेंडमेंट्स दी नैब की, वाटर ट्रेड करने की कोशिश की, नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट इन्होंने अपनी ट्रेड करने की कोशिश की, जब वहाँ से इन्हें मुँह की खानी पड़ी है तो अब ये सड़कों का रुख कर रहे हैं। इसलिए कि अगर ये सड़कों का रुख नहीं करेंगे तो जेलें इन्हीं के लिए इंतजार कर रही हैं और पाकिस्तान की अदालतों ने जहाँ से ये कन्विक्ट हुए उन्हीं पे अटैक अच्छा, ये महंगाई इनका इशू नहीं है ना, ये महंगाई। कवल अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर फिजा बात कर रही हूँ। कवल ठीक है, आपकी बात से मैं शायद अग्री करती हूँ कि इनका एजेंडा महंगाई नहीं है। ये शुरू हुए थे जी अपने अपने कायदीन की करप्शन को बचाना और इनका नैरेटिव कुछ था। पता चला कि अवाम का इंटरेस्ट तो ये कि जी महंगाई हो रही, चले अवाम के कंधे को अगर इस्तेमाल करना है तो महंगाई का नारा लगाते हैं और चलते हैं। अब लेकिन सवाल ये है कि महंगाई को कंट्रोल करना तो हुकूमत की जिम्मेदारी है। वज़ीर-ए-आज़म साहब नोटिस लें, नोटिस बेअसर साबित हो जाए, उल्टा बल्कि उलट साबित हो जाए, तो ऐसा कब तक चलेगा? ऐसे तो नहीं चलेगा ना कवल। अगर माफिया के कनेक्शन है, जिन लोगों को एक आंख नहीं भाते, इमरान खान साहब का तख्ता उलटना चाहते हैं, बेताब है, बेचैन है। अगर चले मान लिया कि उनके माफिया से गठजोड़ है, लेकिन उन माफिया को कंट्रोल करने के लिए हिकमत अमली स्ट्रैटेजी हुकूमत ने बनानी है। क्या स्ट्रैटेजी बनाने जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब? सॉरी, वो म्यूट हो गया था जी। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि वज़ीर आज़म ने कंप्लीट स्ट्रैटेजी भी बना दी है और उसको एग्जीक्यूट भी करने जा रहे हैं। मैक्सिमम 2 हफ्ते का और क्राइसिस है, उसके बाद ये सब क्राइसिस और होर्डिंग करने वाले जो है वो मुंह की खाएंगे। माशाल्लाह 18वीं तरमीम के बाद इंतजामी अमूर सारे सूबों को ट्रांसफर हो जाते हैं। फेडरल सिर्फ एक पॉलिसी दे सकती है और उसके लिए आज भी वज़ीर आज़म ने ब्रीफिंग दी कि सारा निजाम जो है। कमल साहब, ये दावा आपने 2 हफ्ते पहले भी मेरे प्रोग्राम में किया था, जब आपने कहा था कि मालूमात की बुनियाद पर मैं दावा कर रही हूँ, लेकिन आप फिर मजीद 2 हफ्ते का टाइम दे रही हैं। बार-बार कह रही हूँ अरबाब, टाइम फ्रेम मुझे जरा ट्रांसफर में सबसे बड़ी गलती है पीटीआई गवर्नमेंट की। टाइम फ्रेम 2 दिन में हो जाएगा, 6 दिन में हो जाएगा, 4 हफ्ते में हो जाएगा। के लिए देखिए, क्लाइमेट चेंज भी है जिसकी वजह से फसलें और या जो तबाही आती है या फसलें कितनी हुई है, प्रोडक्शन कितनी हुई है, ये अब सिविल सर्वेंट्स या ब्यूरोक्रेसी पर डिपेंड करने की बजाय इसको फोरकास्टिंग पे लेकर जा रहे हैं, सैटेलाइट फोरकास्टिंग जिसका पूरी दुनिया में होता है, ताकि फेडरल ने जो पॉलिसी बनानी है वो टाइमली बना सके। लेकिन याद रखिए कि एग्जीक्यूशन होती है सूबों में और ये सेंट्रलाइज सिस्टम को, जिस तरह NCOC कोरोना को डील कर रहा था, अगर हम फूड इमरजेंसी इस वक्त लगाते हैं तब हम उस तरह का मैकेनिज्म में जा सकते हैं, वरना
फिलहाल तो सारे इख्तियारात सूबों के अपने पास है। कंवल साहिबा से एक सवाल मैं करना चाहूंगा। जी जमील जी, कंवल साहब अपनी बात करने, फिर आप सवाल कीजिए कि सिंध में आपने अभी तक क्यों एक भी गंदम का दाना रिलीज नहीं सूबों की बात करें जमील, एक मिनट मैं भी ऐड करें तो सूबों की आप बात करें कंवल साहिबा, जो 18वीं तरमीम की आप लोग बात करते हैं 11 सूबों के पास ट्रांसफर हो जाते हैं, तो जहाँ पे मैंडेट आपके पास ज्यादा है, पीटीआई के पास ज्यादा है, उन सूबों की जरा सिचुएशन बता दें। मदूद शहर की नहरें बह रही हैं। देखिए मैं आपको सिर्फ स्पेसिफिकली गंदम का बता देती हूँ। गंदम 2 सूबों में प्रोडक्शन होती है, एक पंजाब में, एक सिंध में, और केपी और बलोचिस्तान हमेशा शॉर्टफॉल में होते हैं। इस दफा पंजाब की तरफ से जब बम्पर क्रॉप का अनाउंसमेंट हो रहा था केपी में, उस वक्त बारिशों की वजह से गंदम तबाह होगी फसल। अब हुआ ये है कि जिस वक्त शॉर्टेज हुई है और पंजाब से जानी शुरू हुई और सिंध ने गंदम रिलीज नहीं की, जिसके नतीजे में सिंध में गंदम के थैले की, आटे के थैले की कीमत ज्यादा हुई, तो गंदम स्मगल होना शुरू हो गई और पंजाब में भी शॉर्टेज क्रिएट होगी। तो ये मैकेनिज्म ये ऐसा है कि इसको रेगुलराइज करना जरूरी है। इससे फर्क नहीं इतना पड़ेगा कि चारों सूबों में आपकी हुकूमत है या नहीं है। इसके लिए एक स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन का जो एक मैकेनिज्म दरकार था, और डिजिटलाइजेशन पे अब वो जा रहे हैं। आज वज़ीर आज़म ने वो अनाउंस कर दिया और इंशाल्लाह ताला हम लोग लॉन्ग टर्म उस पे दे रहे हैं सोल्यूशन, हम शॉर्ट टर्म सोल्यूशन पे नहीं जा रहे हैं, ताकि ऐसे मसले बने ही ना आप आगे से। सही जी जमील, आप कुछ सवाल करना चाह रहे थे? राइट अच्छा, कंवल शौजब साहिबा की एक क्वालिटी है माशाल्लाह, सबसे ज़्यादा रिसर्च्ड MNA अगर कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख्वातीन में हैं तो वो कंवल शौजब हैं। और अब जब भी ये प्रोग्राम में आती हैं तो इनके पास इतने बड़े बड़े थब्बे होते हैं कागजात के, जिसे पढ़ के ये चीज़ों को काउंटर करती हैं दलील के साथ। कंवल 2-3 चीज़ें हैं ये बड़ी ज़रूरी हैं नोटिस करना। एक सबसे पहली बात कि जब अपोजिशन कहती है कि नैब न्याजी गठजोड़ है, तो फिर आप लोगों के पास इतलात अगर आ भी जाती हैं तो वो एक्सपोज नहीं होनी चाहिए या डिस्क्लोज नहीं होनी चाहिए। यानी शेख रशीद साहब ने कल कह दिया कि शायद खाकान अब्बासी 1 आध महीने में गिरफ्तार होने वाले हैं, ये बात करने वाली नहीं है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर बात एहतसाब की है तो फिर एहतसाब नजर आना चाहिए। खुसरो बख्तियार साहब का नाम आता है, चलें उनका नाम निकल जाता है। उसके बाद जहांगीर तरीन साहब मुल्क से बाहर बैठे हैं, लंदन में बैठे हैं, और वहीं से लंदन से बैठकर एक और साहब बात करते हैं तो उनके खिलाफ तो पाकिस्तान में बात होती है। लेकिन तरीन साहब बाहर बैठे हैं तो उनके खिलाफ अगर कोई बात करता है तो हम मुहब्बे वतन नहीं और या हम रियासत के साथ नहीं, तो ये ज्यादती है। आप लोग अपनी डायरेक्शन को जरूर चेक कीजिएगा। जी प्लीज प्लीज। देखिए तरीन साहब जो हैं बिल्कुल उनका नाम आया, और किस जगह नाम आया ये भी मैं जरा याद करा दूं कि जो फेडरल ने एक इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट सबमिट की और ओपन कर दी पहली दफा पाकिस्तान की हिस्ट्री में, और उसमें नाम आया जहांगीर तरीन साहब का। जबकि वजीर आजम ने खुद इस बात का इकरार किया कि मेरे क्लोजेस्ट फ्रेंड्स में से अगर पार्टी में से कोई फ्रेंड थे तो वो जहांगीर तरीन साहब थे। अब सिर्फ जो दूसरे साहब हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, नवाज शरीफ साहब, उनमें और जहांगीर तरीन साहब का मैं फर्क बता दूं। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट से कन्विक्टेड क्रिमिनल हैं जो छुट्टी लेके अपनी सजा मुअत्तल करा के बाहर अपना इलाज कराने गए हुए हैं। तरीन साहब इस वक्त किसी अदालत को अगर दरकार हैं या कोई कन्विक्टेड क्रिमिनल हैं या उनको कोई इस किस्म की अदालत या कोई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी अगर उनको डिमांड करी है या वो इससे मफरूर हुए हैं तो फिर उनका कंपैरिजन जस्टिफाइड होगा। जिस दिन उनको पाकिस्तान की अदालतें बुलाती हैं या नैब उनको हाजिर होने का कहता है, वो नहीं आते। 2 से 3 बार अदालत उन्हें बुला चुकी है, लेकिन वो खराबी सेहत का जवाब बनाकर उन्होंने कहा कि इलाज बाहर हो रहा है इसलिए पेश नहीं हो सकता। देखिए खराबी सेहत तो उनकी, वो जेन्युइनली कैंसर के पेशेंट, आपको शायद याद होगा कि धरने के दिनों में भी वो कुछ दिनों के लिए चले गए थे क्योंकि उनकी कोई कीमोथेरेपी वगैरह हो रही थी। तो हमें इतना मार्जिन ऑफ एरर तो किसी बंदे को देना चाहिए। आज आप देख लीजिए मोहतरमा मरियम साहिबा जो है वो स्टेज पे खड़ी होकर अगर दौरे हजरत उमर फारूक की बात की जाए, अगर दौरे हजरत उमर, सिर्फ एक सेकंड मुझे ऐड कर देने दीजिएगा, आपको लीगल स्टेटस बताना चाह रही हूँ क्योंकि मैं कंप्लेनेंट थी। मोहतरमा मरियम साहिबा भी उसी तरीके से अदालत से नाअहल हुई थी और इन पे पाबंदी लगाई गई थी कि ये सियासत नहीं करेंगी, जिस तरह मोहतरम जहांगीर तरीन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हुए थे। उसके बाद हमने उन्हें कोई पार्टी का ओहदा नहीं दिया, वो सेक्रेटरी जनरल की शिप उन्होंने छोड़ी और उसके बाद उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया, ना वो जलसे जुलूसों में शामिल हुए। मोहतरमा मरियम साहिबा को इलेक्शन कमीशन का फैसला आया हुआ है। मैंने अभी रिसेंटली हमने 3 लोगों ने इनके खिलाफ केस किया था जिसमें से इनको इलेक्शन कमीशन ने बड़े प्यार से साफ कर दिया। ये सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी बनी अपनी पार्टी की, वो देख लें जलसे लीड भी करी है और पाकिस्तान के लॉ का, पाकिस्तान के आइन का खुल्लम खुल्ला इस वक्त ये मजाक उड़ा रही है। तो ये चीजें कंपैरिजन, अच्छा चलिए अब मेरी अर्जी सुन लीजिए, अब मेरी अर्जी सुन लीजिए। एक फैसला आया हुआ है,
जी बताइए। अच्छा, आप मेरी अर्जी सुन लीजिए कि अगर बात फिर रियासत मदीना की है तो फिर काजी अल कुज़ा के अदवार का तज़किरा कर लेते हैं, जहाँ छोटा मुल्जिम बड़ा मुल्जिम बराबर होता था, जहाँ छोटा मुजरिम बड़ा मुजरिम बराबर होता था, जहाँ पकड़ होती थी तो सबके लिए होती थी। तो ये फिर कमी कोताही किसकी है कि अगर मरियम नवाज साहिबा जलसे कर रही हैं तो किसकी कमी है, और अगर जहांगीर तरीन साहब बाहर बैठे हैं तो किसकी कमी कोताही है, और अगर नवाज शरीफ साहब बाहर हैं तो किसकी कमी कोताही है? रियासत मदीना हमारा गोल है, हमारा एम है इस मुल्क को बनाने का, और ये हमारे लिए कभी भी मैं इसको माइंड करती हूँ बहुत ज़्यादा अगर कोई इसको ताना बनाए। मेरे ख्याल में हमें होपफुल होना चाहिए। जब हम कहते हैं पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो ला इलाहा इल्लल्लाह गूंजी कहाँ थी, सबसे ज़्यादा शुरू कहाँ से हुई थी, वो रियासत मदीना थी। तो हम कोशिश करेंगे, और हमारा ये नस्बुल ऐन है, ज़िंदगी का भी मकसद है कि हम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उनकी सुन्नत मुबारक है और जो उन्होंने रिवायात कायम की, हम उस पर चलें, और यही हमारा एम है। जहाँ तक आपने कहा छोटा मुजरिम, बिल्कुल आपने ठीक कहा, मैं इससे 100% एग्री करती हूँ। अगर किसी साइकिल चोर को या किसी मुर्गी चोर को लितर मार मार के उनका सांस बंद कर दिया जाता है, आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले यहाँ लोग मरे हैं, ATM कार्ड से वो निकालते हुए बंदा मर गया, उससे पहले चाहे इस दौर में मरे या उस दौर में मारे गए हैं, ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स की गई। लेकिन आज आपने देखा है कि स्टेज पे सारे करप्शन के मतलब कन्विक्टेड क्रिमिनल खड़े होकर जलसे कर रहे हैं और शोर मचा रहे हैं, चाहे इस सफों में हो या उस सफों में, इसमें मैं या मेरा सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ कवल, आप खुद बता रही है कि इनमें से ज्यादातर देखें ना कि करप्शन चार्जेस हैं, इनके ऊपर इल्जामात हैं, नैबजदगान है, ये लोग तमाम इल्जाम इनके ऊपर लगे हुए, ये तमाम लोग स्टेज पे खड़े हुए, तो पाकिस्तान का इंप्रेशन क्या जा रहा होगा इंटरनेशनली? मैं इतना एक सिर्फ माजरत के पाकिस्तान का क्या इमेज जा रहा होगा इंटरनेशनली? जी, पाकिस्तान का इंटरनेशनल जो जुडिशियल सिस्टम है ना, वो 128 में से 10 स्टेप ही ऊपर आई है हमारी अदलिया का निज़ाम। बड़ी माजरत के साथ कह रही हूँ, अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो इसको भी रिफॉर्म्स की तरफ मैं तो सिर्फ एक सवाल पूछ रही हूँ, मैं ये पूछ रही हूँ कि आप खुद कह रही हैं सारे ये वो लोग हैं जो कि जिन पे करप्शन के चार्जेस हैं, नैब जदगान लोग हैं, इल्जामात हैं, इनके ऊपर तमाम लोग स्टेज पे खड़े हुए हैं, आज़ादी के साथ बात करें, इज़हार ख्याल कर रहे हैं, किताबात कर रहे हैं, स्पीचेस कर रहे हैं, क्या इमेज जा रहा होगा? देखिए जी, मैं इमेज तो आपको अब समझ आई गई होगी। इमेज की अगर ट्रांसलेशन देखनी है तो अभी इंडियन चैनल्स में देखें वो क्या इसका इमेज बना रहे हैं कि पाकिस्तान की तमाम अपोजिशन पाकिस्तान की आर्मी की एट्रॉसिटीज के खिलाफ खड़ी होगी। ये खबरें चल रही हैं इस वक्त कि पाकिस्तान में एट्रॉसिटीज खुदा ना, बिल्कुल मैंने सुना था, मुझे बहुत तकलीफ हुई थी सुनकर जी। तो ये इमेज बनाया नहीं जा रहा है, बन रहा है। लेकिन एक चीज मैं आपको कहूँ फिजा, देखें हम लोग लॉ मेकर्स हैं, हम लॉ की एग्जीक्यूशन नहीं कर सकते, वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने करनी है और लॉ की इंटरप्रिटेशन अदालतों ने करनी है। मोहतरमा मरियम साहिबा को बेल मिली, मुझे और आपको सबको याद है किस लिए मिली, कंडीशनल बेल, कि उन्होंने अपने वालिद साहब की खिदमत करनी है, बीमार वालिद साहब। वो तो 10 महीने हुए हम सबको चकमा दे के बाहर बैठे हुए, अब ये किसकी खिदमत कर रही है? तो कमल साहिबा, अदालत में ये लॉ मेकर्स हैं आप लोग और कानून की अमलदारी की जिम्मेदारी भी आप लोगों पर ही है। अब 12 बजे तक इंतजामिया ने जलसे का वक्त दिया था, फयाज चौहान साहब का भी एक बयान चल रहा है कि 12 से ऊपर टाइम जाता है तो फिर कार्रवाई करेंगे हम इनके खिलाफ। क्या कार्रवाई हो सकती है? अब इंतजामिया करेगी, इतनी हिम्मत रखती है कि इन बड़े बड़े नामों के खिलाफ, बड़ी जमातों के खिलाफ कार्रवाई कर सकें आप लोग? डिलेमा ही यही है सारा जी। आजकल तो कार्रवाइयाँ हमारे खिलाफ हो जाती हैं कि हम बहुत, क्योंकि हमें ताना पड़ता है कि हमने रियासत मदीना का नारा बुलंद किया है तो हमारे खिलाफ ही गर्दनें हमारी पकड़ी जाती हैं। लेकिन बहरहाल अफसोसनाक है, लॉ जो है पाकिस्तान में, लॉ एनफोर्समेंट करना इज़ अ बिगेस्ट चैलेंज। और ये जब तक ये नहीं होगा, मैं यकीन से बता रही हूँ कि लॉ बनाने का भी तभी फायदा होगा जब इम्प्लीमेंटेशन गारंटेड होगी और जब आवाम को ये पता होगा कि चाहे तो कमल साहब इम्प्लीमेंटेशन भी तो आपने ही करनी है, लॉ बनाना भी आपने, उसकी उस पर इम्प्लीमेंट भी आपने ही करवाना है। देखिए, इम्प्लीमेंटेशन की जो मशीनरी है ना, वो और अदालती निज़ाम आपस में बहुत क्लोज जुड़े हुए हैं। अगर आज आपकी अदालतों के कन्विक्टेड क्रिमिनल खड़े होकर पाकिस्तान की स्टेट को, पाकिस्तान के इदारों को और खसूसन अदालतों को ललकार रहे हैं और उनके कैरेक्टर पे सवालिया निशान लगा रहे हैं, तो उस पर 100 मोटो एक्शन होने चाहिए ना। उनकी बेल क्यों नहीं कैंसिल हो रही? इन्हीं अदालतों से ये रिलीफ लेके सारे खड़े हुए हैं। इल्जाम ज़्यादा नहीं है। अरबाब, आपके सवाल में मैं भी कुछ ऐड करना चाहूंगी आपकी इजाजत से। आप ये बार बार पूछ रहे हैं कि 12 से ऊपर अगर टाइम हो जाएगा तो क्या होगा, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, क्या एक्शन होगा, कानूनी क्या एक्शन होगा। मुझे जरा ये बता दें कि एक सजा याफ्ता खातून यहाँ पे मौजूद हैं जिनकी सजा खत्म नहीं हुई है, जब वो इजहार ख्याल कर रही हैं, खिताब कर रही हैं, मतलब बाकायदा यहाँ पे खड़ी हुई हैं स्टेज पे, उनके इजहार ख्याल करने पे, उनके खिताब करने पे कोई पाबंदी नहीं, तमाम लोग उनको सुनेंगे, देखेंगे। तो फिर अगर 12 से 12:30 हो जाते, 12:45 हो जाता, 1 बज जाता, तो कोई बहुत बड़ा मेरे ख्याल से मसला नहीं है। सही जी। कमल साहबा,
देखिए मसला तो मेरे ख्याल में अगर हुकूमत की तरफ से या हुकूमती मशीनरी ने एक्टिव हुए तो फिर आगे ही उनको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के नारे वो लगा रहे हैं, जो कि हमें समझना चाहिए कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन किस बात पे होती है। ये तो क्रिमिनल एक्ट है ना। आपकी कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि किसी मुजरिम को आप इस तरह टीवी पे स्पेस नहीं दे सकते, मीडिया पे स्पेस नहीं दे सकते जो आपके स्टेट के इदारों के खिलाफ Exactly. करिए। आर्टिकल 6 ये कह रहा है, लेकिन यहाँ आपने देखा कि पिछले कितने दिनों से ये हो रहा है और हम सारे तमाशा देख रहे हैं। अगर मतलब इंतजामिया और अदालत दोनों को इस चीज पर नोटिस लेना चाहिए कि ये पूरे पाकिस्तान की अभी जब ख्वाजा आसिफ साहब ने आते ही खिताब किया है, ये इजहार ख्याल किए, कवल साहिबा आपने, जमील खरल साहब आपने, लगारी साहब और अरबाब आप सबने सुना होगा, उन्होंने जो पहला जुमला बोला आपको पता है उन्होंने क्या बोला था? आपको वो लफ्ज याद है? मैं दोहराना नहीं चाहती कि इस्लामाबाद में बैठ के वो शख्स सुन रहा होगा, उनके बारे में क्या लफ्ज बोला था? क्या वो जस्टिफाइड है वो लफ्ज आप बोल रहे हैं एक बड़ी कुर्सी पे बैठे शख्स के लिए टीवी पर? अभी आज की बात है, ख्वाजा आसिफ साहब क्या फरमा रहे थे, जरा देख लीजिएगा। ये अल्फाज जो बोले जा रहे हैं, ये कहीं फीडिंग कहीं हो रही है और इनकी इंटरप्रिटेशन कहीं और हो रही है। बहुत सख्त अल्फाज है, बहुत सख्त अल्फाज। आपकी मीडिया, अगर पड़ोसी मुल्क का मीडिया जो आपका शदीद दुश्मन है और 5th जनरेशन हाइब्रिड वॉरफेयर के जमाने में जब इस किस्म का नैरेटिव बन रहा है यहाँ पे और ट्रांसलेट वहाँ से हो रहे हैं और पूरी दुनिया से वो चलाया जा रहा है, तो आप समझ जाएं कि हमने कोई स्टेट में ऐसा काम किया है इसमें जिसकी वजह से हमारे ऊपर ये सारा इम्पोज किया जा रहा है। आपको पता है आपके वजीर आजम, आपकी फौज, सबने डिलिबरेटली और बड़ा ओपनली कहा कि हम जमील अपना सवाल मुख्तसर आप कर दिएगा, टाइम बिल्कुल खत्म हो रहा है। जी जमील अपना सवाल ले लीजिए। अच्छा मेरा सवाल नहीं है, एक कमेंट है। कवल आपकी इजाजत से एक कमेंट मैं करना चाहूंगा। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि रियासत है तो सियासत है, रियासत है तो हम हैं। रियासत के खिलाफ बयानिए से इज्तनाब करना चाहिए। हमें अपने इदारों को इसमें रगड़ते हुए थोड़ा सा मोहतात अंदाज अपनाना चाहिए, खासतौर पर पॉलिटिशियंस को। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की अगर बात है तो हमने वो वक्त भी देखा जब 126 दिन के धरने में पार्लियामेंट को आग लगाने की बात की गई, पाकिस्तान टेलीविजन के ऊपर चढ़ाई की गई, वो वक्त भी देखा। अगर उस वक्त लॉ एंड ऑर्डर एप्लीकेबल होता और उस वक्त की गवर्नमेंट नहीं करा पाई तो उस वक्त की गवर्नमेंट का कसूर था, और अगर आज की गवर्नमेंट नहीं करा पा रही तो आज की गवर्नमेंट का कसूर है। पंजाब में किसकी गवर्नमेंट है हमें पता है और फेडरल में किसकी गवर्नमेंट है हमें पता है। तो ये मामलात आज से नहीं है कि पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलें इस कमेंट पर अगर कमल साहब आप रिस्पॉन्ड करना चाहें, वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। कमल साहब 20 सेकंड में अपना रिस्पॉन्ड आप दीजिए। मैं असल में जिस वक्त इन्होंने ये सब कुछ देखा, मैं उधर बीच में पंडाल में खड़ी होती थी, मेरा सर फटता किसी ने नहीं देखा, मेरे साथ मेरे कोलीग को मरते किसी ने नहीं देखा, शेलिंग होते नहीं देखा। और उस वक्त बीबीसी और CNN का जो नैरेटिव था कि पाकिस्तान में कई शरपसंदों ने अटैक कर दिए जो हमें कहा जा रहा था, वो शायद किसी ने नहीं देखा। उस वक्त जितनी एट्रॉसिटीज और रियासत के नाम पे हुकूमत उस वक्त की ने हमारे पे जितने जुल्म किए, जितना हमारे वर्कर्स को कमल साहिबा बहुत शुक्रिया। अब आज तो इस तहरीक का आगाज़ है, आपसे ज़ाहिर है जिस तरह मामला आगे बढ़ता रहेगा आपसे भी गुफ्तगू होती रहेगी। लगाई साहब आप भी काजी देर साहब खामोश हैं, क्लोजिंग रिमार्क्स आपके भी कि अब ये मामला किस तरफ आगे जा रहा है मुख्तसर बता दीजिए। मेरे ख्याल में जो अभी मरकजी तकरीरें होना है वो तो बाकी हैं। हम तो सुनना चाहते थे कि मौलाना क्या कहते हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी क्या कहते हैं और मरियम नवाज साहिबा क्या कहती हैं। हम इंतज़ार कर रहे हैं कि उनकी तकरीरें आएँ तो फिर आगे हम उस पर भी कमेंट करें। हमने आप आज की सियासत पर तो बहुत बातें कर ली हैं और मेरे ख्याल में वैसे भी आप इसकी क्लोजिंग कर रहे हैं या बिल्कुल। और ज़ाहिर है ये 16 अक्टूबर को ये जलसा था, लेकिन अब जो आला क़यादत है उनकी तकरीर तो शायद 17 अक्टूबर को हो सकेगी। अब ये तकरीरें बताएंगी कि अवाम के लिए बाहर निकलें या अपनी करप्शन बचाने के लिए बाहर निकलें। अवाम का कितना दुख दर्द है तकरीरों में महसूस कीजिएगा, सुनिएगा, जागते रहना। चलें आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। एक न्यूज़ ब्रेक है, एक न्यूज़ ब्रेक लेते हैं। खबरें आप देखिए, उसके बाद बात करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।